चुनाव सकारात्मक तब्दीलियां चाहता है। जिसने खुद को बदला, समय के साथ चला, वो सियासी सिकंदर कहलाता है। अब बंग युद्ध का बाजीगर कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली, क्यों बताएंगे। दूसरी तरफ आज मंच से ममता भी कुछ बदली नजर आई, क्यों, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि दीदी और मोदी की लड़ाई ने बंगाल की लड़ाई को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है बदलाव की बयार में किसके हाथ जीत लगती है और किसके माथे पर हार का मुकद्दर लिखा जाएगा। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान जिनसे हालात की तर्जुमानी हम करवाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको बड़ी खबर। बंगाल विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बदली रणनीति। ममता के खैला होबे पर मोदी का बड़ा पलटवार। बंगाल में विकास, शिक्षा, सोनार बांग्ला होबे। मोदी ने कहा, मोदी ने अस्पताल, नौकरी, स्कूल का भी वादा किया। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे। दीदी स्कूल होवे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जॉन बारला, सांसद भारतीय जनता पार्टी, संजय शर्मा, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस, कौस्तुभ बागची, प्रवक्ता पश्चिम बंगाल कांग्रेस, आमिर हैदर जैदी, नेता सीपीआई, गौतम लाहिरी, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है, शुभ संध्या। लेकिन सबसे पहले जॉन बारला साहब, मैं ये समझना चाहता हूं, और जॉन बारला साहब को आवाज अभी नहीं जाएगी, लिहाजा संजय शर्मा जी से मैं समझना चाहता हूं, खेला तो आप लोग कर रहे हैं, उधर विकास होगा। हेलो, आप लोग खेला कीजिए, उधर विकास होगा। हाँ, ये तो बात आज मोदी जी ने बड़ी आश्चर्य वाली बात कर दी कि बीजेपी विकास का खेला करेगी। मोदी जी ने इतने साल से केंद्र में प्रधानमंत्री है, कोई नया अस्पताल खोला हो तब न बंगाल में कुछ सोचेगी बंगाल की जनता। दीदी ने बंगाल में हर चीज में नए काम किए हैं। बंगाल में हर ब्लॉक में दीदी ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जैसे क्लिनिक खोले हैं जो मोदी जी के लिए एक सपना होंगे। कम से कम वास्तविकता की धरातल पर तो प्रधानमंत्री जी बात करते। प्रधानमंत्री जी बंगाल की जनता को क्या ऐसे झूठे भाषणों से बरगलाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के समय से, अभी जॉन बारला जी आएंगे उनसे पूछिएगा, दुआर से हमारे चाय बागानों के क्षेत्र में एक चाय बागान था वीरपाड़ा, वो बंद पड़ा था और प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कह दिया कि हमने वो बागान खुलवा दिया। वो बागान आज तक बंद है। ये प्रधानमंत्री जी का भाषण देश और बंगाल की जनता बड़े ध्यान से सुनती है और ये मानती है कि प्रधानमंत्री जी के भाषणों में वास्तविकता का लेना देना बहुत ही कम देखने को मिलता है। दीदी ने बंगाल में नए कॉलेज, नए स्कूल खुलवाए हैं, नए यूनिवर्सिटीज खुलवाई हैं, अनगिनत संख्या में। दीदी ने सभी को स्वास्थ्य पहुंचाने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है पश्चिम बंगाल में। तो आपका क्या मतलब है? खेला होबे जब आप लोग कहते हैं, इसका मतलब है विकास होबे? हमने तो विकास का खेला ही तो होबे, विकास का ही तो खेल दीदी खेल रही है, जो 10 साल से इतनी मजबूती से सत्ता में है और फिर 2/3 बहुमत से वापस आने की तैयारी में है। यही तो असली बात है बंगाल की, जो बंगाल को अन्य राज्यों से अलग रखती है और बंगाल को उन्नत रखती है, बंगाल को प्रगति के पथ पर मजबूती से बढ़ने वाला राज्य बना। जॉन बारला के पास चलते हैं। जॉन बारला जी, यहाँ तो पहले ही विकास हो रहा है, विकास ऐसा हो रहा है कि वो नजीर बन रहा है। आप कौन सा विकास का खेला करने वाले हैं? देखिए, आप जिस प्रकार बोल रहे हैं कि वीरपाड़ा बागान बंद था, प्रधानमंत्री, ऐसे बात नहीं है। राज्य सरकार के अंडर में सारा टी गार्डन अभी लेबर मिनिस्टर के अंडर और जीएलसी के अंडर में रहता है। ये सब नेगोशिएशन करके पीएफ ग्रेजुटी कुछ नहीं देता है यहाँ का। ये प्रशासन लेवल में जो जीएलसी बैठा हुआ है, लेबर कमिश्नर बैठा हुआ है, इनका पीएफ ग्रेजुटी सब लूट के रखा है और इनके ऊपर अगर कोई केस करने से कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऊपर से मेरा वर्कर का ऊपर डिसमिस कर देता है कोई भी आवाज उठाने से। मेरा अगर पीएफ नहीं मिल रहा है, मैं क्लेम करता हूं, तो मुझे मेरा ऊपर नोटिस करता है और शोकेस करता है और डिसमिस करा देता है। ये है पश्चिम बंगाल सरकार का नीति।
लेबर का बहुत सारा गार्डन अभी जॉन भी बारला बंद वो है। कह रहे हैं आपने देश में बहुत सारा सरकार है गार्डन आपकी, क्या कर दिया आपने, कहां ऐसा कर दिया, राज्यों में कहां ऐसा कर दिया जो नजीर के तौर पर गिना पाए कि ये विकास करेंगे हम? देखिए, केंद्र सरकार जब 2015 में कि सीतारमण जी कॉमन मिनिस्टर थी, उस समय अधिग्रहण की थी। उसके बाद राज्य सरकार हमें हमारे मंत्री को साथ नहीं देने के कारण से फिर ये मालिक का अंडर में चला गया। उनके ऊपर अगर राज्य सरकार हो, अगर वो मालिक का ऊपर अगर लीगली एक्शन लेता कि आपको पीएफ देना है, ग्रेजुटी 10 साल से पीएफ काट के रख रहा है लेकिन पीएफ नहीं दे रहा है। पीएफ नहीं देने से हर दिन का मेरा 12 रुपया नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार वो जो पीएफ जो 12% मिलता है वो नहीं मिलता है। 10 साल 15 साल ग्रेजुटी नहीं मिला है, आपका पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया है, लेकिन ये राज्य सरकार अनदेखी कर रही है। ये विकास किया आपने संजय शर्मा? अरे ये चाय बागानों के एक लंबी समस्याएं हैं और इस पर अनवरत काम हो रहा है। राज्य के जो श्रम मामलों के मंत्री हैं मलय घटक जी, वो बार बार इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और समस्याओं को काफी हद तक निपटा दिया गया है। कुछ एक समस्याएं हैं जो बहुत जल्दी सुलझा ली जाएगी। मैं आज इस डिस्कशन में जॉन बारला जी से स्पेसिफिक एक सवाल पूछना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में इनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक बागान आता है, वीरपाड़ा चाय बागान। प्रधानमंत्री जी ने अपने नहीं, आपने जो कहा, आपने फहरिस्त गिनाई, उन्होंने मना। जरा मैं कौस्तुभ बागची के पास चलता हूं ये समझने के लिए कि ये जब खेला होबे कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है क्या कि विकास हुआ है और विकास होगा, या खेला होबे का मतलब कुछ और होता है? कौस्तुभ बागची, अभी विकास का जो बात है, अभी विकास बहुत दिन से लापता था, गायब था। 2014 साल के आसपास उस समय विकास का नाम सुना गया था मोदी जी के मुंह से। अभी विकास बहुत देर तक गायब था। अभी पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में विकास का नाम सुनने को आया। ये बहुत अच्छी बात है कि विकास मिल गया। हम तो सोच रहे थे कि विकास लापता है। तो अभी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आके जब कोई चुनाव वगैरह होता है तभी विकास उभर के आता है, उससे पहले विकास नहीं मिलता है। जब चुनाव चला जाता है, चुनाव नहीं रहता, उस वक्त विकास नहीं मिलता है। तो अभी हाल फिलहाल में विकास मिल गया। चलिए, मैं तो हार्दिक अभिनंदन देता हूं मोदी जी को कि विकास मिल गया आखिर में। ऐसा है, पश्चिम बंगाल में ये तृणमूल और बीजेपी वालों का जो लड़ाई है, पश्चिम बंगाल बीजेपी असल में मतलब तृणमूलियों का जो एक्स तृणमूलिया, उन लोगों का सब एलुमनाई बन गया। जब हमारे स्कूल कॉलेज में भी होता है ना, रियूनियन होता है, हम लोग अभी भी जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तृणमूलियों को जो सब चोरों चक्के हैं, जिनको जेल में जाना चाहिए था, वो अभी सब बीजेपी में बैठ गए। अभी जैसे आपको ये लिस्ट दिखाई देगा, बीजेपी कुछ देर पहले प्रेस रिलीज करके अपना लिस्ट निकाला है पश्चिम बंगाल, मतलब वो जो सोनार बांग्ला बोल रहे हैं कि ना कि वो बनाएंगे, तो सोनार बांग्ला किसको लेके बनाएंगे? तृणमूल से आए हुए सब चोरों चक्कों को लेके सोनार बांग्ला बनाएंगे। मुकुल राय को देखा अभी लिस्ट में है, वही मुकुल राय है जो सिद्धार्थनाथ सिंह जी जब चीखे कैसे बनेगा सोनार बांग्ला? कौस्तुभ बागची कह रहे हैं। लेकिन आमिर हैदर जैदी कब से लापता है विकास? 2011 से। देखिए दिनेश जी, विनाश हुआ है, विनाश होगा। आप तृणमूल जी समझिए, बीजेपी के प्रवक्ता मजदूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि केंद्र ने काम के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है और मिनिमम वेज की जो सीमा थी उसे भी समाप्त कर दी है कि आप कोई भी उद्योगपति अपने उद्योग धंधे में से मजदूर को कभी भी किसी वक्त निकाल सकता है। इनके विकास की किरणों आपको समझनी पड़ेगी। पूंजीपतियों को लाल किले जैसे ऐतिहासिक धरोहर को बेच देते हैं, ये इनका विकास है। पूंजीपतियों को LIC कंपनी को बेच देते हैं, ये इनका विकास है। पूंजीपतियों को किसानों के जमीन पट्टे पर देंगे, ये इनका विकास है। पूंजीपतियों को भारतीय रेल का रेलवे स्टेशन को बेचेंगे, ये इनका विकास है। पूंजीपतियों के हितों को सुरक्षित करना और मजदूरों के न्यूनतम वेतन को समाप्त करना और काम। आमिर हैदर जैदी, आपकी आवाज, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, ये दुरुस्त कराता हूं, लेकिन आपकी बात को नटशेल में हम लोग समझ गए। आपने ये कहा है कि लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर जो किया जा रहा है वो मजदूर विरोधी है, पूंजीपतियों के हाथ में सब दे दिया जा रहा है और इसको विकास कहा जा रहा है। जॉन बारला, क्विक कमेंट। देखिए, ये बागान सब, ये जो चाय बागान का जो GLC बैठा हुआ है सिलीगुड़ी में, जब नेगोशिएशन होता है चाय श्रमिक को लेके, ये मालिक से मिल जाता है। जॉन बारला जी, ओवरऑल बात हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है कि आपने ऐसा कौन सा विकास, वो देखिए चाय बागान बहुत सीमित चर्चा हो जाएगी। चाहे आप अलीद्वारपुर से सांसद हैं, मैं समझता हूं आप वहां के मुद्दे फोकस करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस पे जो बड़ी पिक्चर है उस पर जवाब दें। आप जब तक इस बारे में अपना मस्तिष्क तैयार करें, मैं आता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट गौतम लाहिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, ये चेंज है,
पहले मैंने देखा राजनाथ सिंह जब वहां गए तो उन्होंने खेला होबे बोला, शुभेंदु ने जब वहां रैली की तो उन्होंने भी खेला होबे बोला। ये खेला होबे का खेला होबे से जवाब था, लेकिन अब इसको विकास होबे खेला आप कीजिए जो किया जा रहा है, क्या ये बहुत सोची समझी और कार आमद ट्वीकिंग है क्या कम्युनिकेशन में? नहीं, बिल्कुल अपने दिनेश जी सही बात बताया। पहली बार सारे चुनाव में जो चर्चा होना चाहिए, जिसके लिए डिबेट होना चाहिए, वो है कौन सी सरकार ने कितना विकास किया, लोगों के लिए क्या क्या काम किया है। बहुत अच्छा है कि डिबेट एक खेला होवे से, नॉन इशू से एक इशू पे आ रहा है। तो इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से जो नारा दे रहे थे बार बार कि एक चीज और समझना चाहता हूं, ये जो कोनोटेशन के बारे में कहा जा रहा है गौतम दा, अभी संजय शर्मा जो कह रहे हैं कि वो तो विकास का ही कोनोटेशन है, विकास होगा, वो यही है खेला होबे, हम विकास का ही खेल करते हैं। क्या ये वाकई खेला होबे के साथ जुड़ा सही कोनोटेशन है? नहीं, सही कनेक्टेशन है, उसको नकारना भी है। ये सोची समझी एक नारा है, क्योंकि जो खेला होवे का मतलब है, प्रधानमंत्री जो कहा वो है कि वो विकास का खेला होगा। नेचुरली जो बंगाल में उनको उस हिसाब से जो विकास हुआ नहीं था, उनको गिनाया आज उसी मीटिंग से। तो इसलिए जो आप इस मुद्दे पे चर्चा में आओ, विकास के लिए आपने क्या किया, हम क्या करना चाहते हैं, कि ये जो डिबेट है ये बहुत ही एक पॉजिटिव डिबेट मैं मानता हूँ। इस तरह से डिबेट होना चाहिए राजनीतिक चुनाव के दौरान। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं वो भी कहते हैं कि जब चुनावों के इश्यूज पर बात हो रही है तो खेला होबे क्या है। संजय शर्मा जी से ये समझना चाहता हूं, क्या बमबाजी करना, विरोधी के रथ तोड़ देना, उनको पटकना, मारना, हत्या कर देना, कहीं ये तो नहीं है खेला होबे का कॉनोटेशन? ये खेला होबे का तो कॉनोटेशन टीएमसी का तो कतई नहीं है। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, हम सभी के प्रति सद्भाव की दृष्टि रखना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल ने वामफ्रंट के समय में एक लंबा हिंसा का दौर, राजनीतिक हत्याओं का दौर देखा है। हम उस बात की पुनरावृत्ति कतई नहीं चाहते। आपने एक चीज और लक्ष्य की होगी, और देश और बंगाल की जनता ने बहुत ध्यान से इसको लक्ष्य किया है। वामफ्रंट के समय 34 साल में बंगाल में आए दिन हड़ताल हुआ करती थी, और अभी मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल, पर्टिकुलर हमारे सिलीगुड़ी शहर में हमेशा स्ट्राइक हुआ करती थी, कई बार तो हर हफ्ते हड़ताल होती थी। अब दीदी के आने के बाद बंगाल को भी स्ट्राइक से छुटकारा मिल गया है, और हम जो सिलीगुड़ी वासी जो हर हफ्ते स्ट्राइक पालन करते दो आरोप लगाए हैं आपने, स्ट्राइक से हिंसा का इतिहास रहा है। आमिर हैदर जैदी से जवाब ले लेते हैं। और दूसरा, आपने कहा स्ट्राइक होती रही, अब स्ट्राइक नहीं होती। स्ट्राइक और हिंसा के लिए तो आपका राजकाज, उसको गिनाया जा रहा है आमिर हैदर जैदी, और आप लोग फिर से वोट मांग रहे हैं। स्ट्राइक मजदूरों के अधिकारों के लिए होती है, जिन्हें कोरोना काल के अंदर उनके अधिकारों से वंचित किया है। खेला तो हो रहा है दिनेश जी, राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजीपतियों के हवाले करना ये खेला है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों को, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को, सरकारी अस्पतालों को उद्योगपतियों को बेचना, ये भी खेला ही है। तो पिछले 7 साल से जो खेला हो रहा है वो देश देख रहा है, और जिस हड़ताल की ये बात कर रहे हैं वो हड़ताल मजदूरों के हितों के लिए होती है। जो नहीं होती है तो मिनिमम वेज ख़त्म करने का काम इन्होंने किया है। काम के 8 घंटे का काम शिकागो क्रांति के बाद हुआ था। पूरी दुनिया के मजदूर 8 घंटे काम करते हैं, अब भारत के मजदूर 12 घंटे काम करेंगे। खेला तो ये भी हुआ है। तो ये पूरा खेला विनाश का जो तो आमिर हैदर जैदी का कहना है टीएमसी भी खेला कर रही है, और खेला तो बीजेपी भी कर रही है। जो बहन जी ने खेला किया, जो दुर्गा, ठीक है आमिर हैदर जैदी, जॉन बार्ला से जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले यह खबर बता दूं आपको, मेदिनीपुर में बदली सी दिखी ममता। मंच से कलमा और मंत्र दोनों पढ़ा। ममता ने कहा, मैं सभी धर्मों के साथ हूं। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। संजय शर्मा, क्या कहकर प्रूव करना पड़ता है, बताना पड़ता है? नहीं, कहकर बताना नहीं पड़ता है, लेकिन आज जो दौर चल रहा है देश में, हमें सद्भावपूर्ण वातावरण चाहिए। दीदी ने जहां ये मंत्र किया, वहीं वेद मंत्र और देवी का मंत्र भी आज उच्चारण किया, और दीदी प्राय हर मीटिंग में सभी धर्मों के समन्वय की बात करती है, जो बात हमें स्वामी विवेकानंद ने सिखाई थी। नहीं संजय शर्मा, एक बात बताइए, क्या मैं ये समझूं कि अगर वो झूले लाल जी की स्तुति नहीं कर पाती हैं, वो सिंधियों के खिलाफ हैं?
मैं ये समझूं कि अगर वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कोई वर्सेस वहां नहीं बोल पाती हैं तो वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हैं क्या? मैं ये समझूं क्या? नहीं, ये समझने का कोई कारण नहीं है। ये तो फिर ये क्या है कि आपने मंत्र पढ़ा और आपने कलमा पढ़ दिया, या ये कंफ्यूजन है? पहले इफ्तार करते थे, आपको लगता था मुस्लिम वोट चाहिए, उसके बाद आप हिंदुओं की तरफ आए, वो मंत्र पाठ किया, आप लगा कि आरोप लगेंगे कि आपने मंत्र पाठ क्यों किया, मुसलमान बिदक न जाए, तो कलमा भी पढ़ दिया। ऐसा कोई आरोप भी नहीं है, ऐसा कोई हमें अपनी सफाई भी नहीं देनी है। हम मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए काम करते हैं और सभी के लिए समान दृष्टि भाव से काम करते हैं और सभी धर्मों की हम इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। दीदी ने जो बात कही है उसका सार संक्षेप यही है। जॉन बारला जी, यही कॉन्सेप्ट है? देखिए, दीदी तो नौटंकी करने वाली है ना। नौटंकी इतना दिन से तो नौटंकी कर रही है, लोगों को लुभाने के लिए बहुत कुछ बोल जाती है, लेकिन दिल से वो कहती नहीं है। इसीलिए इनका ऊपर भरोसा मुझे नहीं है। और बार बार बहुत साल पहले मुझे फोन की थी, है ना, बाय फोन हमको भी की थी कि जॉन जी आइए मेरा संगठन में, आज से पहले कम से कम 10 साल पहले। लेकिन ये तो काम करती नहीं है। मैंने एक ही बात बोला था, मेरा मिनिमम वेज और जमीन का पट्टा दिला दीजिए। अब 2007 से आंदोलन कर रहे हैं, अभी कहाँ जमीन का पट्टा दिया? अभी तक जमीन का पट्टा 2007 से। हमने बोला आप अगर मेरा ये बात मानिए तब फिर हम कुछ बात बनता है। लेकिन आज तक हमारे चाय बागान का मजदूर अब भी पलायन हो जा रहे हैं। यहाँ इतना कम मजदूरी है, इतना कम मजदूरी से जिसके कारण से हमारा दूसरा राज्य पलायन होने में मजबूर है। यहाँ काम नहीं मिलता है। लोग यहाँ से पूरा पश्चिम बंगाल में देखिए ना, चाय बागान का दूर का बात है, पूरा पश्चिम बंगाल में सारा इंडस्ट्री। जॉन बारला, आज की चर्चा आप चाय बागान केंद्रित क्यों करना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपसे पूछा कि कलमा क्यों पढ़ा गया? क्या मुसलमान वोट लेने के लिए? वही तो बोल रहा हूं मैं। जब नहीं तो अगर ये इसलिए हो रहा है तो आपका प्रोजेक्शन क्या है? आप क्या करेंगे मुसलमानों के लिए? 30% मुसलमानों के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, हाँ क्या बोले? 30% मुसलमानों के लिए क्या है आपके जहन में, आपके प्रोजेक्शन में, आपके वादों में? देखिए, सबको लेकर मोदी जी का कहना क्या है, सबका साथ सबका विकास। सबका ये लॉकडाउन के समय में क्या मुस्लिम को राशन चावल गैस नहीं मिला? क्या क्रिश्चियन को नहीं मिला? सभी को मिला। टीएमसी करने, यहाँ टीएमसी वाला क्या कर रहा है, जो बीजेपी करने वाला जो हिंदू है उनको राशन पानी सब काट के रख दे रहा है। 30% मुसलमानों के लिए अलग से कुछ नहीं, जो होगा सबके लिए होगा। आमिर हैदर जैदी, ऐसी होनी चाहिए नीतियां। ये नमाज इश्क है, कैसा अदब किसका अदब, अपने पाए नास पर करने दे सजदा मुझे। ये चुनावी कलमा है सर, पढ़ने दीजिए। गीता का सार भी पढ़ने दीजिए, कुरान की आयतें ही पढ़ने दीजिए। 10 साल के अंदर जो बंगाल ने देखा है, भुगता है, वो बंगाल की जनता जानती है। और 10 साल के अंदर जो मुल्क ने देखा है, 7 साल में जो मुल्क ने देखा है, वो मुल्क जानता है। बीजेपी के प्रवक्ता 7 अपने काम गिना दें जो देश के अंदर किए हैं, और टीएमसी के प्रवक्ता 10 कार्य दिखा दें जो 10 साल में इन्होंने बंगाल के लिए किए हैं। मैं इन्हें चैलेंज करता हूं, लेकिन ये नहीं बताएंगे। ये खेला करेंगे विनाश का खेला देख रहे हैं। राष्ट्रीय किरण बैंकों को पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम बीजेपी। आमिर हैदर जैदी, लगे हाथ गिना दीजिए, दीदी की तस्वीर लगे हाथ गिना दीजिए वो नजीरें जो आपने कायम की थी, वो मिसाल जो आपने कायम की थी 34 सालों में। ये खेला दोनों कर रहे हैं। आमिर हैदर जैदी, मैं कह रहा हूं, लगे हाथ गिना दीजिए वो बड़े बड़े काम जो आपने किए 34 सालों में। तो अब केरल में जाके देखिए, जहां सब कुछ शिक्षा है, सब बंगाल की बात कर रहे हैं, मिल रहा है, बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल के 34 सालों के वो काम गिना दीजिए जरा, इनसे जवाब लेता हूं फिर मैं। केरल मॉडल देश में लागू कराइए ना। बंगाल में अपने 34 सालों में किए गए काम कुछ बड़े बड़े बता दीजिए, फिर इनसे जवाब लेता हूं मैं। जो सत्ता चाहते हैं और जो सत्ता में हैं, उन दोनों से जवाब लेता हूं। सर, अगर मुझसे 34 साल में कुछ, सुन लीजिए, अगर मुझसे 34 साल के अंदर कुछ गलती हुई है ना, तो जनता ने मुझे नकारा है। लेकिन 34 साल के कार्यकाल में एक दंगा बंगाल के अंदर नहीं हुआ होगा। अब आए दिन हर गली मोहल्ले में हिंसा का नंगा नाच देखने को मिलता है। ये एक उपलब्धि कम्युनिस्ट पार्टी की सारी उपलब्धियों पर भारी पड़ती है।
कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है संजय शर्मा दंगा नहीं हो सकता कि आपने इसका काम शुरू किया, ध्रुवीकरण एक तरफ का किया और उसका काउंटर पोलराइजेशन अब बीजेपी कर रही है। आपने बीजेपी को ऐसा करने का ग्राउंड दिया है। संजय शर्मा, हमने किसी को कोई ग्राउंड नहीं दिया है। हम टोटली विकास पर बात करते हैं। आज इन्होंने हिंसा की बातें की। आज कांग्रेस और सीपीएम वामफ्रंट एक साथ हैं और फाइट कर रहे हैं, एक साथ इलेक्शन में लड़कर फाइट कर रहे हैं। लेकिन जब सीपीएम सत्ता में आई थी, जब वामफ्रंट की सरकार थी, क्या जैदी साहब हजारों कांग्रेसियों को नहीं मारा गया? साहिबाड़ी हत्याकांड भूल गए हैं आप? मोरी छापी कांड भूल गए हैं? आज दिनेश जी मैं आपको बताता हूं साहिबाड़ी हत्याकांड क्या था। बर्दवान जिले में इसको कांग्रेसी घराना था, उसके सारे लड़कों को मार डाला गया। उनकी बूढ़ी मां को अपने बच्चों के खून में भुने हुए भात खाने को मजबूर कर दिया था इन वामपंथियों ने, और वो कांग्रेस आज वामपंथियों के साथ है। हमें चिढ़ होती है ऐसे लोगों से। तो संजय शर्मा जी, अभी एक पोस्टर तो हम देख रहे हैं, अपने काम में किया एक पोस्टर हम देख रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है ये बंगाल की बेटी नहीं है क्या? गोपाल जी के घर में जाकर गोपाल जी को मारना, उनकी मां को मारना, बूढ़ी मां को, उसका आरोप तो आप लोगों पर है। कोई किसी से पीछे है क्या? लेकिन गौतम लाहिरी जी के पास में जाऊं उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दूं, कौस्तुभ बागची, उसके फौरन बाद में आपके पास आता हूं। पुलवामा बाटला को लेकर ममता पर बरसे मोदी ने ममता से पूछा, बताएं वो किसके साथ हैं? क्या आतंकवादियों के? लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बाटला हाउस का उदाहरण, पुलवामा का उदाहरण। लेकिन क्या कहा था तब ममता बनर्जी ने ऐसा जिसका जवाब दिया गया है? और क्या आज ये जवाब, इसकी गूंज इलेक्शंस में वोट के दौरान भी सुनाई देगी? सुनिए। I have in doubt how they have got this encouragement, all this before election. I do not know why after parliament is over, when this type of things happen, I have, as a citizen of this country, I am in doubt why this happened. Why Pakistan we have not taken any action earlier? Why at the time of election? You tell me. I came to know there are so many incidents there happening. It is happening because of BJP, RSS and BHP. They are creating these communal tensions. संजय शर्मा जी, जवाब तो देने पड़ेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि वो 2008 में कहा गया था और ये 2019 में कहा गया था। संजय शर्मा जी, हेलो। संजय शर्मा जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। गौतम दा, कौन है जो नैरेटिव्स को रखने में, उस पर बिल्डअप करने के मामले में आपके हिसाब से अभी आगे चल रहा है? नहीं, मैं तो अभी फिलहाल तो अगर खेला अगर जो हो रहा है उसमें मैच ड्रॉ है, दोनों की तरफ से एक एक गोल हो चुका है। आमिर साहब इशारा देख रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखिए विकास का नारा के साथ साथ एक्चुअली देखिए मंत्र उच्चारण करना पड़ रहा है। अभी जैसे जाहिदी साहब और जोकिम बकला ने भी जो विकास का जो मुद्दा है उसको उठाया है, तो सिर्फ मंत्र उच्चारण से ही वोट नहीं मिल सकता, ये भी एक चीज़ है। इसलिए दोनों ही देखना पड़ेगा कि कैसे विकास का मुद्दा ही अहम मुद्दा बन सकता है कि नहीं। इसलिए अभी कौन आगे है, इस तरह से अभी मैच चल रहा है। मैच शुरू हुई है, मैच का अभी नतीजा नहीं है। अभी 90 मिनट्स फुटबॉल होता है, 90 मिनट्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आप बोल सकते हैं कि विराम भी हुआ नहीं है। अभी तो बीच बीच में रेड कार्ड, येलो कार्ड की बात भी आ गया है। एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा क्या? चुनाव आयोग किसको रेड कार्ड दिखा रहा है, किसका लाल कार्ड दिखा रहा है। फिलहाल तो रेड कार्ड ज़्यादा तौर पे तृणमूल कांग्रेसी ऑलरेडी खा चुके हैं, तो इसलिए खेला बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन विकास का मुद्दा लेकिन अहम होगा, क्योंकि बंगाल के लिए जो किया है और 34 साल में वामफ्रंट किया, ये मुद्दा भी सामने आ रहा है। लेकिन जब विकास की बात आप कह रहे हैं तो ये अभी कौस्तुभ बागची ने कहा कि विकास लापता हो गया था। अब विकास लापता हुआ था बंगाल में 2011 में, या विकास लापता हुआ था केंद्र में 2014 में? कौस्तुभ बागची, मैं इसको आपको समझाता हूँ। आज मोदी जी जब यहाँ पे पुरुलिया में रैली एड्रेस कर रहे थे ना, तो ये वो कह रहे थे कि ये हमारा ड्रीम है कि बंगाल जगह रेलवे से कनेक्ट हो। तो ये रेलवे तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर,
तो केंद्रीय सरकार अगर ये ना कर पाई 7 साल में, तो ये तो दैट इज कंप्लीटली अपॉन देम। ये तो उनकी व्यर्थता है कि वो नहीं कर पाए। कौस्तुभ बागची, लेकिन ये जो पुलवामा को लेकर कहा गया है ना, ये सिर्फ ममता की तरफ नहीं है, ये उन नेताओं, उन तमाम नेताओं की तरफ है जिन्होंने पुलवामा को लेकर तब सरकार को कटघरे में खड़ा किया था कि चुनाव आने वाले हैं। ये तो मैं आपको एक नाम बताता हूं। ये है हमारे एएस दौलत साहब, ये हमारे रॉ के एक्स चीफ हैं। वो भी एक 2019-20 साल में एक आर्टिकल आया था, उसमें उनका भी एक बयान आया था। वो कहा कि ये गिफ्ट है बीजेपी को, ये पुलवामा इंसिडेंट। मैं आपको बताता हूं, एडल्फ हिटलर जो थे ना, वो अपने जो ऑटोबायोग्राफी थे मेन कैंप, उसमें लिख रहे हैं एक जगह में कि इन ऑर्डर टू रिमेन इन पावर, शो दैट योर कंट्री इज इन डेंजर, ओनली देन यू कैन सर्वाइव। आई होप यू हैव गॉट माय आंसर। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दुलत जी के लिख देने से आप ये बताइए, बाद में आपको क्या पुलवामा के साथ साथ बाटला हाउस को लेकर भी सवाल नहीं उठे? क्या उनके अब जवाब नहीं मिलते जा रहे हैं? कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बाटला हाउस का जब इंसिडेंट हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट, कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में था, होम मिनिस्टर था, कांग्रेस का होम मिनिस्टर था, उसमें हमारा स्टैंड क्लियर है। वी हैव नॉट रेज्ड एनी डाउट ऑन दैट। तो आप दो तरह के स्टैंड रखते हैं, एक वो जो सलमान खुर्शीद दे रहे थे और दूसरा वो जो दिग्विजय सिंह दे रहे थे, और बल्कि एक और जो आपके गृह मंत्री दे रहे थे, शिवराज पाटिल। कमेटी का ऑफिशियल स्टैंड यही है। उस समय हम सरकार में थे, कांग्रेस का होम मिनिस्टर उस समय था, तो आप सुन लीजिए, उसमें कोई दौरा नहीं है। मैं आपको जो बोल रहा हूं, ये सब बातें करके जो विकास का जो मुद्दा है, ये सब हाल फिलहाल में बीजेपी और तृणमूल का तो वही एक कोशिश रहा है कि विकास की जो असल में जो विकास की जो मुद्दे हैं उसमें से डाइवर्ट किया जाए। आप एक चीज देखिए, मोदी जी एक जगह में भाषण दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो क्या करेंगे, वो पकौड़ा तलेंगे। ममता बनर्जी बंगाल में सिर्फ वही बात बोलती है कि जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या। एक बात बताइए कौस्तुभ बागची, आप सुन लीजिए। नहीं, आप भी तो सुन लीजिए, थोड़ा सा आप मेरे सवाल भी तो सुन लीजिए। आपका मैं सुन रहा हूं कौस्तुभ बागची, आगे मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल सुन लीजिए आप। जब आप ये कहते हैं कि गद्दाफी जैसा हो गया और सद्दाम वाला हो गया यहाँ लोकतंत्र, और आप यहीं के सिस्टम के तहत चुनाव भी लड़ते हैं, आपको नहीं लगता कि आप लोग दो तरह की बातें करते हैं, वैसे ही जैसी बाटला हाउस में की थी? दैट इज एब्सोल्युटली। वो जब एक बात आता है ना कि तब मोदी जी के पास तो मेजॉरिटी ऑफ द डेमोक्रेसी इज विथ हिम, वही बात राहुल जी ने वही बात कहा कि वो गद्दाफी, जो जनरल गद्दाफी थे, सद्दाम हुसैन थे, वो भी तो चुन के आए थे। तो हम वही बात कह रहे हैं कि चुन के आने के बाद जो फैसिस्ट रूल, जो ऑटोक्रेटिक रूल ये अभी मोदी साहब के रिजाइन में ये कायम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं, हम उसी पे ही बात कर रहे हैं। और मैं आपको जो बात कर रहा था, जिस सिलसिले आप ये समझते हैं कि यहाँ पे जो लोग चुनकर आए हैं, इंदिरा गांधी चुन के आई हैं, राजीव गांधी चुन के आए हैं, मोदी चुनकर आए हैं, वाजपेयी चुनकर आए हैं, वो उसी तरीके से चुनी हुई चीजें हैं, चुने हुए नेता हैं हमारे, जिस तरीके से गद्दाफी और सद्दाम हुसैन थे। ऐसी ऑटोक्रेसी पिछले 70 साल। अरे चुना तो उन्हीं ने है ना जिन्होंने बाकी नेताओं को चुना था। वही तो मैं कह रहा हूं कि नेता, आप सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए, बोलने दीजिए। आपको मैं जो बोल रहा हूं आप सुन लीजिए। ये ऑटोक्रेसी पिछले 70 साल में कोई भी चुने हुई आया सरकार ऐसी ऑटोक्रेसी कायम नहीं किया था। मतलब अगर कांग्रेस चुनकर आए, कांग्रेस को जनता चुने तो वो जय जय लोकतंत्र है, और अगर कांग्रेस के अलावा किसी को चुन ले तो भय भय लोकतंत्र है। आप आरटीआई का जो स्पिरिट ऑफ द एक्ट था, उसको आप डाइल्यूट कर चुके हो। लोग अगर कोई सवाल पूछे, वो सवाल पूछने का रास्ता आप बंद कर चुके हो। हर एक जगह में एक ऑटोक्रेसी आपने कायम कर चुके हो। देखिए, इंदिरा गांधी भी इमरजेंसी की थी, और इस देश की जनता तानाशाह चुन रही है आपके मुताबिक। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। इस देश की जनता तानाशाह चुन रही है। 2014 में चुन लिया, 2019 में फिर से चुन लिया, बढ़े हुए मैंडेट के साथ इस देश की जनता ने। आप तो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, आप एंकर हैं, आप सुन लीजिए, इतना ध्यान रखिए। मैं एक तथ्य रख रहा हूं, 2019 में कौन बना प्रधानमंत्री? मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। 2014 में कौन बना? मैं वही तो बोल रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता। मिस्टर बागची, किसने चुन लिया, हवा ने या ईवीएम ने? आप सुन लीजिए ना, इतना क्यों? आप भी तो सुन लीजिए, आप कुछ भी सुनाते चले जाएंगे कौस्तुभ बागची, आप कुछ भी सुनाते चले जाएंगे और लोग सुनते चले जाएं। ये सत्यनारायण की कथा चल रही है क्या? हाथ में चावल फूल ले लूं और सुनता रहूं आपको, और बीच बीच में जय करके चावल फूल छोड़ता रहूं? यही सुन रहा हूं कि मैं जब भी बीजेपी। अरे सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं क्या आप? तथ्यों का जवाब तथ्यों में दीजिए। 2014 में प्रधानमंत्री कौन बना? और अगर आप कह रहे हैं ये राइट टू इंफॉर्मेशन डाइल्यूट हुआ, तो 2019 में जनता ने फिर से कैसे चुन दिया? मैं तो कई सारी गलतियां हुई, फिर से कैसे दे दिया मैंडेट? इस देश की जनता गद्दाफी को और सद्दाम को चुनती है।
तो गद्दाफी भी चुन के आते थे, सद्दाम भी चुन के आते थे। चलिए अच्छी बात है। अब आप जब आरती का टाइम हो तो बता दीजिएगा, देखते हैं घंटी मिल जाएगी अगर तब तक तो। अब जरा ये इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों को दिखा दें और इसके बाद इस डायमेंशन पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बंगाल की राजनीति वहां और अभी इस पृष्ठभूमि में आने वाले दिनों पर पड़ने वाले वोट आपको यहां से समझ में आएंगे। राजनीतिक रणनीति क्या है, देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आपको नजर आएगा। बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में बदलाव, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत टैक्टिकली बदलाव किया है, जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले आपने बहुत ब्रीफली सुना था। ममता पर निजी हमले करने से अब बचा जाएगा। ममता पर आपने पहले यह भी देखा था, बहुत सारे नेता ममता बानों से लेकर और तमाम बातें कहा करते थे, उससे परहेज किया जा रहा है। ममता सरकार की नाकामियां गिनाई जाएंगी, पॉलिसी लेवल पर यह बताया जाएगा कि कहां कहां गलती हुई है और कहां कहां केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने दिया गया। वहां पर ममता की चोट पर हमला नहीं करने का फैसला, ममता की चोट पर अब बेशक वहां पर हमला 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 करार दिया जाए, लेकिन इस पर बोलने से बचा जाएगा। खेला होबे के बदले विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर लौटे। खेला होबे के साथ एक कॉनोटेशन जुड़ा हुआ है। खेला होबे के साथ दिमाग में जो पहली चीज आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ या कुछ ऐसा होने वाला है जो बांग्लादेश में जब खेला होबे की बात हुई थी वैसा कुछ, इसलिए उससे बचा जाएगा। पार्टी के अंदर के गुस्से को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। टिकट बंटवारे में बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं और अंदर ही अंदर कुछ सिमर कर रहा है, उसको शांत करने की कोशिश। 21 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो ला सकती है और यह मैनिफेस्टो लाते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में किन चीजों को हाईलाइट किया है और उसका काउंटर क्या होना चाहिए। ये एक एडेड एडवांटेज है भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करने में और अपना मैनिफेस्टो बनाने में। हालांकि प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर आप पहले मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, आप पहले कैंडिडेट्स डिक्लेयर करते हैं, तो ये अपने आप में इस बात का सबूत होता है कि आप विजय को लेकर, जीत को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। गौतम दा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी भारी पड़ सकती है क्या टीएमसी को? एज है क्या बीजेपी को इस मामले में कि आप देख सकते हैं क्या किया गया और फिर बना सकते हैं अपनी रणनीति? निश्चित तौर पे ऑपोजिशन क्या क्या मूव लेते हैं, ये तो जो उसके खिलाफ जो लड़ रहे हैं बाकी सारे दल जो है सभी देख रहे हैं, उनका भी अपना अपना रणनीति बनाने में एक आसान होता है, ये बात सही है। लेकिन ममता बनर्जी का स्टाइल है कि हर बारी चुनाव का एक साथ पूरा कैंडिडेट उम्मीदवार लिस्ट वो जारी कर देते हैं। ये नहीं कि पहली बार किया है, ऐसे ही वो करते हैं, ऐसे ही किया है। इसमें ज़्यादा सरप्राइजिंग मुझे कुछ नहीं लगा। चुनावी मैनिफेस्टो उसका पहले करना था, 2 दिन अपना जो हादसा हुआ था चोट के कारण उसको डिफर किया गया था। तो बीजेपी निश्चित तौर पे देख रहा है कि कैंडिडेट कौन कौन उम्मीदवार है, आप किस प्लेयर को स्ट्राइकर में ला रहे हैं, किस प्लेयर को डिफेंस में रख रहा है, उसी देखते हुए भाजपा भी अपना रणनीति तय कर रहा है। इसके लिए भाजपा तो देख के कर रहा है, ये बात तो सही है। आमिर हैदर जैदी साहब, लेकिन आप लोगों का मैनिफेस्टो, ज्वाइंट मैनिफेस्टो जो आप लोगों का आएगा, क्या तब तक सारी बातें हो चुकी होंगी या आप लोग ध्यानाकर्षण में, जनता के ध्यानाकर्षण में कामयाब होंगे? हमारा मैनिफेस्टो जब आएगा तो आप उसका इतना विश्लेषण या विस्तार पूर्वक शायद दिनेश भाई नहीं बताएंगे, लेकिन बीजेपी के शांति दूतों का जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो जब त्रिपुरा के अंदर सत्ता परिवर्तन हो रहा तो बीजेपी के शांति दूतों ने त्रिपुरा में क्या किया था पूरे देश ने देखा था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 1984 के अंदर जब कत्लेआम दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, जब केंद्र के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें नहीं थी, जब गोधरा हुआ या भिवंडी और भागलपुर हुआ, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें नहीं थी। अल्पसंख्यकों को कत्लेआम करने का काम जो इन सरकारों ने किया है पूरे देश ने देखा है। और रही बात मुसलमान, उस राजनीतिक चारे का नाम है जब जब राजनीति को आवश्यकता होती है मुसलमान उर्दू नाम वाले को बलि का बकरा बनाया ही जाता है, ये देश ने हमेशा देखा है। कम्युनिस्ट पार्टी का मसला तो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी तो सैद्धांतिक रूप से मुसलमान कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को तो दहरिया कहते हैं। हम गोधरा से दादरी से और बाबरी तक कम्युनिस्ट ही बोलते चले आते हैं। किसान आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, किसी की भी समस्या का हो या मीडिया कर्मियों का हो, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी सफ़े अव्वल में रहती है। लेकिन कम से कम मीडिया मित्रों को इतना तो चाहिए, जब त्रिपुरा के अंदर सत्ता परिवर्तन हो रहा था, बीजेपी के शांति दूतों ने जो कम्युनिस्टों का वहां कत्लेआम किया था, एक दफे अपनी जुबान से वो भी बता दिया करें। आमिर हैदर जैदी साहब का मुस्तकिल एक गुस्सा दिखाई देता है, ये कितना जायज़ है हमारे दर्शक फैसला करेंगे, इस पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर मुझको इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, वही उचित होगा। लेकिन मैं जॉन बारला के पास ये ज़रूर जानने के लिए जाना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि अब आने वाले दिनों में डिबेट जो हो वो डेवलपमेंट सेंट्रिक हो, विकास पर हो? एकदम पक्का विकास
इतने सालों 10 साल तो में कौन क्या सा किया? मॉडल रखेंगे आप विकास का बंगाल के अंदर? कौन सा देखिए, मॉडल बंगाल रखेंगे? के अंदर तो गुजरात मंगोल जो गुजरात में जो हुआ क्या पश्चिम बंगाल में हुआ क्या? गुजरात के साथ आप यूपी में कंपेयर जो कर हो सकते रहा हैं है वहां क्या की पश्चिम स्थितियों बंगाल को? में हो रहा है? आज यूपी कहाँ था? एक सेकंड, यूपी के हिसाब से आप कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल में अब जॉन पश्चिम बारला, बंगाल में यूपी कहा आपने? विकास, अरे नेशनल विकास फैमिली तो ऐसा हेल्थ होना सर्वे चाहिए कि का राज्य एक डेटा बता देता हूं आपको। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पश्चिम बंगाल में मेरा रोड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डेटा बता देता हूं, जहां 4 लाख लोगों का डेटा लिया गया था। एक सेकंड, बात तो सुनिए जॉन बारला, आपने यूपी का मॉडल कहा। स्वास्थ्य के मामले में सबसे नीचे बॉटम में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में उत्तर प्रदेश है। यह मॉडल रखेंगे आप बंगाल में? देखिए, जिस प्रकार से उन्नति हो रहा है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में जो हुआ है आज गुजरात, अच्छा एक सेकंड, गुजरात सुन लीजिए। 1000 लोगों में 2.5 से ज्यादा बेड हैं पश्चिम बंगाल में, गुजरात में नहीं है। केवल सिक्किम है बंगाल से आगे, जहां करीब 3 बेड हैं 1000 लोगों पे। यह मॉडल रखेंगे आप बंगाल में जाके? बंगाल तो वैसे ही अच्छा कर रहा है। जनता जिस प्रकार से भरोसा किया, आने वाला दिन हम लोग बताएंगे। आने वाला दिन शिशु मृत्यु दर में बच्चों की मौत के मामले में गुजरात बंगाल से बहुत आगे है। बहुत ज्यादा बच्चे मर जाते हैं। बच्चों के कुपोषण के मामले में गुजरात बंगाल से बहुत खराब स्थिति में है। ये मॉडल रखेंगे आप वहां? आने वाला पश्चिम बंगाल में आने दीजिए, फिर विकास के। गौतम दाब, सवाल यह है कि विकास कोई प्याज है क्या? इतनी सारी परतों में वोटर खो नहीं जाएगा कि उसको क्लियर कट समझ में आएगा विकास ये है, ठप्पा इधर लगाना है? देखिए, विकास का मॉडल अभी तक तो तृणमूल कांग्रेस बता दिया है, उनका मैनिफेस्टो निकाल के किस तरह का मॉडल वो चाहते हैं, ये तो बता दिया है। अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा बीजेपी का मॉडल क्या होगा और वामपंथियों का मॉडल क्या होगा, पता नहीं। उसके साथ तो अभी एक पीर बाबा भी जोड़ गए, उसका मॉडल क्या है, वो अलग करेंगे ना साथ करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है जो ओवरऑल जो खेल जिसको आप बोल रहे थे, ये खेल में विकास निश्चित तौर पे एक मुद्दा है और ये मुद्दा सबसे अहम रहेगा। बंगाल में अगर जरूर तरक्की किया है तो उसके लिए जनता उसको साथ देंगे। अगर चलिए, जनता के सामने बड़ी चुनौती है। मुझको लगता है पॉलिटिकल लीडर्स से ज्यादा, पार्टी से ज्यादा जनता के सामने चुनौती है। कौस्तुभ बागची, आपका इशारा देख रहा हूं, माफ कीजिएगा, वक्त नहीं है मेरे पास कि आऊं आपसे बात करूं। चलिए, अभी मैं आरती में जय कर देता हूं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ये कह रहे हैं खेला होगा, वो कह रहे हैं खेला नहीं। कहीं खेला नहीं, खेला का हिस्सा तो नहीं। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।